हेलो मित्रों, स्वागत है आप सभी का ब्रेक टाइम क्लास में। जैसे कि आप सभी को पता है कि यूपी होमगार्ड की वैकेंसी आ चुकी है, फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं। लेकिन फॉर्म स्टार्ट हो गए, वैकेंसी हो गई, भाई पढ़ना तो पड़ेगा। इसके लिए हम जीके क्लास को कंप्लीट करवा रहे हैं। जीके क्लास प्लस करंट अफेयर, जीके क्लास प्लस करंट अफेयर जो है हमारी कंप्लीट हो रही है, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। और हमारी कई सारी वीडियो जीके क्लास पर अभी तक आ चुकी हैं। और आज के हम सेशन में 100 क्वेश्चनों की बात करने वाले हैं, जो कि मिक्स क्वेश्चन होंगे, जिसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, आपके विविध और आपके यूपी जीके भी जो है सम्मिलित किया गया है। तो थोड़ा सा धैर्य बना के देखिएगा, पसंद आएंगे, अच्छे लगेंगे, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो आपको एग्जाम में फंसा भी देते हैं। तो आज के हम पहले क्वेश्चन से बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वह किस वर्ष की गई थी। अभी देखो, मैंने उत्तर भी लिख दिया हुआ है। क्यों लिख दिया है? क्योंकि आप लोग बाद में जब हमारे टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ को डाउनलोड करते हो तो फिर आप लोग कहते हो सर उसमें ऑप्शन तो है ही नहीं, तो उसमें हम फिर देखें कैसे, बार बार वीडियो देखना पड़ता है। तो हमने आंसर भी यहाँ पर लिख दिया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात की जा रही, किस वर्ष की गई थी, तो आपका ऑप्शन रहेगा 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को जो है किया गया था। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं, तो ध्यान रखना है अशोक किस वंश संबंधित है, तो अशोक मौर्य वंश से संबंधित है। कहा जाता है कि मौर्य वंश में अशोक बहुत ही प्रतापी मतलब राजा हुआ है। हालांकि चंद्रगुप्त मौर्य भी थे, लेकिन अशोक भी जाना जाता है, विश्व में विख्यात अशोक है। अशोक के शिलालेख की बात की जाए तो अशोक के शिलालेख जो है ब्राह्मी लिपि में उस समय जो है मिले हुए हैं, लिखे हुए। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो प्लासी का युद्ध आप सभी को पता होगा 23 जून 1757। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध जो है जाना जाता है। तो इसमें आपका सॉरी, ए वाला ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर सही है। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था, ध्यान रखेगा। कौन सा मुगल शासक दीन ए इलाही का संस्थापक था। ऐसे एक मुगल शासक था जिसने दीन ए इलाही की स्थापना की थी। तो आप कौन थे? अकबर थे। अकबर के द्वारा जो है दीन ए इलाही की स्थापना किया गया था। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की बात की जा रही है 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 को जो है शुरुआत आपका हुआ था। हरियाणा राज्य का गठन किस वर्ष हुआ, ये काफी क्वेश्चन आता है कि हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ, तो 1966 में, 1966 में आपका जो है हरियाणा राज्य का जो है गठन किया गया था। किसने सत्यार्थ प्रकाश लिखा है, और सत्यार्थ प्रकाश नामक जो पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो आपका ऑप्शन रहेगा दयानंद सरस्वती। किसने? दयानंद सरस्वती जी के द्वारा जो है आपकी सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक को जो है लिखा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत के रूप में कौन आया था, तो यूनानी राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। कौन आया था? मेगस्थनीज। मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका भी है ना। मेगस्थनीज की पुस्तक कौन सी है? इंडिका है, जो कि मौर्य काल के उस समय के जो है शासन प्रशासन के बारे में, सामाजिक चीजों के बारे में जो है इंडिका पुस्तक जो है बताती है। तो चंद्रगुप्त के मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत की बात की है तो आपका मेगस्थनीज आया था। किस मौर्य शासक ने बौद्ध धर्म को प्रचार के लिए श्रीलंका कराया था, तो ऐसे कौन सा भैया मौर्य शासक हुए हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार श्रीलंका में करा दिया था। भारत तो छोड़ो ही छोड़ो, श्रीलंका में भी करा दिया था अशोक ने कराया था। और अशोक ने किससे करवाया था? अशोक ने अपने पुत्र एवं पुत्री दोनों से आपका जो है अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार जो है श्रीलंका में करवाया था। नेक्स्ट आता है, अल बरूनी किस काल में भारत आया था, तो अल बरूनी से जो आए थे वो किस काल में आए थे, तो आप कहोगे महमूद गजनवी के साथ में भारत आया था। महमूद गजनवी के काल में जो है अल बरूनी भारत में प्रवेश किया था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, बात की जा रही है कि भारत का जो नेपोलियन है, एक तो थे फ्रांस में नेपोलियन, लेकिन बात की जा रही है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। अब ये समुद्रगुप्त को भाई कौन सी बला है, तो गुप्त साम्राज्य में एक शासक हुए हैं, गुप्त साम्राज्य में एक शासक हुए हैं समुद्रगुप्त, जिन्हें ही भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है? चंपारण सत्याग्रह वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों भाई? ऐसे क्वेश्चन आता है जूट किसान, नील किसान, कपास किसान, गेहूं किसान, तो भाई टेंशन हो जाती है उस समय। चंपारण सत्याग्रह की बात कर रही है, नील किसान से संबंधित है। अब चंपारण कहाँ हुआ था? बिहार राज्य में हुआ था, जिसमें गांधी जी ने प्रथम बार सत्याग्रह को किया था। चंपारण सत्याग्रह नील किसान से संबंधित है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? आप सभी को पता होना चाहिए, पंजाब में हुआ था, है ना। और ये जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है आपके 1919 साल में हुआ था। कब हुआ था? 1919 में आपका जो है जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, और एक बहुत दुखद घटना थी, बहुत दुखद घटना थी। इंडिया विंस फ्रीडम किसके द्वारा लिखी गई है, तो इंडिया विंस फ्रीडम जो है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, किसके? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा जो है इंडिया विंस फ्रीडम जो है पुस्तक को लिखा गया है। पुस्तकें भी आती है एग्जाम में।
किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया है? ऐसा कौन सा गुप्त शासक हुआ है जिसको कविराज के नाम से जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। अब देखो चंद्रगुप्त प्रथम आ जाए तब नहीं टिक लगाना है, चंद्रगुप्त द्वितीय को कविराज के रूप में भी जाना जाता है। देखो भाई ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए डेली आती है तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे पसंद अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। और पीडीएफ वगैरह आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जो है डाउनलोड कर सकते हो। तो कविराज जो है चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। अजंता की गुफाएं जो हैं किस धर्म से जुड़ी हैं? सबसे पहले तो ये याद रखना चाहिए अजंता की गुफाएं किस राज्य में है, तो आपको याद रखा होगा महाराष्ट्र राज्य में है। कहां पर है? महाराष्ट्र राज्य में। अब बात पूछी जाए किस धर्म से जुड़ी हैं, तो इन सभी में आप की जाए तो बौद्ध धर्म से अजंता की गुफाएं जुड़ी हैं। किससे? बौद्ध धर्म से अजंता की गुफाएं सबसे ज्यादा जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले भारत में किसने समुद्री मार्ग में से प्रवेश किया था? तो आपको याद होगा पुर्तगाली सबसे पहले भारत में समुद्री मार्ग से खोज करके जो है आए थे। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? तो गांधी कौन थे? भारत के। और इरविन कौन थे? आपके ब्रिटेन के। गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था। कब हुआ था? 1931 में, 1931 में गांधी इरविन समझौता के रूप में जाना जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, अब आपको याद होगी, आ गया होगा, है ना? सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन जब हुआ था। नमक सत्याग्रह, नमक आंदोलन हुआ था, है ना? अब आपको थोड़ा सा याद आ रहा होगा, है ना? तो गांधी इरविन समझौता जो है 1931 में किया गया था। किसे भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है? भारतीय रेलवे जो भारत में इस समय खचाखच गाड़ियां चल रही हैं उसका जनक जो है लाल डलहौजी को माना जाता है। हालांकि उस समय की परिस्थितियों के अनुसार इन्होंने कार्य किया था। इन्होंने जो प्राथमिकता थी ब्रिटिश के हित पूरे हो सके इसके लिए किया गया था। इनको नहीं पता था कि भारत में इतना अच्छा विकास हो जाएगा, गलती से हो जाता है ना। तो भारतीय रेलवे का जनक जो है लाल डलहौजी को जो है माना जाता है। लाहौर प्रस्ताव किस वर्ष पारित हुआ? लाहौर प्रस्ताव की बात किया तो 1940 में, 1940 में, 1940 में जो है आपका लाहौर प्रस्ताव पारित हुआ था। इंपोर्टेंट है, एग्जाम में ये भी आता है। भारत का संविधान कब लागू हुआ? ये क्वेश्चन में गलती बहुत सारे लोग कर देते हैं। 26 नवंबर 1949 को टिक लगा देते हैं, जबकि 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। क्या किया गया था? अपनाया गया था। जबकि 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो दोनों चीजें याद रखना है, अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को, लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो दोनों चीजें याद रखो। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। स्थायी अध्यक्ष पूछे जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और अगर इसमें अस्थायी अध्यक्ष था तो आप कहते हैं सच्चिदानंद सिन्हा थे। हालांकि अध्यक्ष बात की जा रही है तो स्थायी की बात की जा रही है, राजेंद्र प्रसाद जी थे। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं मूल रूप से? तो भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद हैं? तो 395 अनुच्छेद हैं। आज भी 395 ही है, लेकिन अभी आप कहोगे 450 से ज्यादा हो चुके हैं। कैसे हो चुके हैं? तो जैसे मान लो 395 अनुच्छेद तो मूल रूप से है ही हैं, लेकिन अब जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से हैं, तो आप कह सकते हो एक में आपका 1 का क्लोज 1, 1 का क्लोज 2, 1 का क्लोज 3, इस टाइप से जो है बढ़ गए हैं, 450 से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन मूल रूप से 395 अनुच्छेद थे। न्यायिक समीक्षा की शक्ति किसके पास है? तो न्यायिक समीक्षा की जो शक्ति होती है वो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के पास में जो है आपकी होती है। मौलिक अधिकार संविधान में किस भाग में आते हैं? तो मौलिक अधिकार, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकार किस भाग में आते हैं? भाग 3 में आते हैं। भाग 3 में आपके फंडामेंटल राइट्स आते हैं। भाग 4 में आपके डीपीएसपी आते हैं। भाग 2 में आपके नागरिकता सिटीजनशिप आती है, ध्यान रखिएगा, सिटीजनशिप आती है। और भाग 1 में आपको पता होगा राज्य आते हैं। तो मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? फंडामेंटल राइट्स भाग 3 में है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व जिसे हम डीपीएसपी कहा है वो भाग 4 में है। डीपीएसपी किस भाग में? अच्छा, ये नीचे क्वेश्चन था, डीपीएसपी किस भाग में है? भाग 4 में है। भारतीय संविधान को किसने बैग ऑफ ब्रोइंग कहा है? बैग ऑफ ब्रोइंग किसने कहा है? तो लॉर्ड ब्राइस के द्वारा भारतीय संविधान को बैग ऑफ बोरोइंग्स कहा गया है, ध्यान रखिएगा। संघ सूची में कितने विषय हैं? अब ये क्वेश्चन बन सकता है, क्यों? क्योंकि जीएसटी वगैरह चर्चा में रहती है तो एक से क्वेश्चन पूछ जाते हैं कंफ्यूजन पैदा करने के लिए। तो संघ सूची में 97 विषय हैं, 97 विषय जो है आपके संघ सूची में जो है रखे गए हैं। राष्ट्रपति पद का चुनाव कौन करता है? तो राष्ट्रपति पद का चुनाव जो है चुनावी महाविद्यालय है ना, चुनावी महाविद्यालय के द्वारा है राष्ट्रपति पद का चुनाव जो है किया जाता है। भारत में सबसे बड़ी पंचायत इकाई कौन सी है?
भारत में सबसे बड़ी पंचायत इकाई की बात की जा रही है, कौन सी है? आप कहेंगे जिला परिषद है। जिला परिषद जो होती है भारत में सबसे बड़ी पंचायत इकाई होती है। यूपीएससी के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, हटा नहीं सकता है अपनी मर्जी से, नियुक्ति करता है, ध्यान रखिएगा, नियुक्ति करता है। संवैधानिक संस्था है संघ लोक सेवा आयोग, है ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत में नागरिकता किस भाग में है? तो अभी हमने बताया भी था, भारत में नागरिकता भाग 2 में है, भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स हैं और भाग 4 में डीपीएसपी हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। संविधान की प्रस्तावना को किसने साउल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस कहा है? तो साउल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है संविधान की प्रस्तावना किसने कहा है? भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर जी के द्वारा कहा गया है प्रस्तावना को साउल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मनी बिल कौन प्रस्तुत करता है? वेरी इंपोर्टेंट भाई, वेरी इंपोर्टेंट। मनी बिल कौन प्रस्तुत करता है? फाइनेंस मिनिस्टर, है ना। फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं आपके मनी बिल को जो है प्रस्तुत जो है करते हैं। कौन राज्यसभा का स्थायी अध्यक्ष है? राज्यसभा का स्थायी अध्यक्ष कौन होता है? बढ़िया क्वेश्चन है। उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति जो होता है वो स्थायी अध्यक्ष के रूप में होता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भाई राष्ट्रपति करता है। जो राज्यों में राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति की बात किया है तो राष्ट्रपति करता है। समय समय पर इस पर बहुत सारे सवाल भी उठते हैं, लेकिन वो एक अलग मुद्दा है। कौन से अधिकार 44वें संविधान संशोधन से बहाल हुआ था? तो इन सभी में कौन सा ऐसा अधिकार है जो कि 44वें संविधान संशोधन से लागू किया गया? तो स्वतंत्रता का अधिकार एक ऐसा है जो कि 44वें संविधान संशोधन में बहाल किया गया था। भारत का सर्वोच्च कानून कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च कानून कौन सा है? संविधान है। भाई कोई संसद नहीं है, कोई न्यायपालिका नहीं है, राष्ट्रपति नहीं है, संविधान से लोगों को शक्ति प्राप्त होती है। ध्यान रखिए, सर्वोच्च कानून संविधान है। और इसका संरक्षण कौन करता है? संविधान का सुप्रीम कोर्ट करता है। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट जो है वर्तमान में कितने हैं? तो आप कहोगे 25 हैं। अब आपको सर राज्य और संघ राज्य यूनियन टेरिटरीज तो ज्यादा है, तो एक दूसरे से मिल गए हैं। जैसे कलकत्ता जो होता है वो अंडमान निकोबार को भी संभालता है, इसी तरह जो लक्षद्वीप है वो केरल है जो लक्षद्वीप को संभालता है। तो इस टाइप में भी कार्य करते हैं। तो इसलिए भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? आपके 25 हाई कोर्ट हैं, ध्यान रखिएगा। राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? राज्यसभा की अधिकतम संख्या की बात की जा रही है 250। 250 राज्यसभा में अधिकतम जनसंख्या है, मतलब सदस्यों की संख्या है। भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा राज्य है? तो कहेंगे राजस्थान। भारत में पूरे में राजस्थान राज्य जो है क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। सबसे बड़ा राज्य आपके राजस्थान है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ये इंपोर्टेंट आ जाता है, क्यों? इसमें लोग फंस जाते हैं। भारत का सबसे बड़ा द्वीप जो है मिडनाई द्वीप है। कौन सा है? मिडनाई द्वीप जो है भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अब बहुत सारे लोग दो टिक लगा देते हैं, एक तो ब्रह्मपुत्र पे लगा देंगे या फिर गंगा पे लगाएंगे। तो गंगा तो ऑप्शन सही है भाई, गंगा पे लगा दो, लेकिन ब्रह्मपुत्र पे क्यों लगा देते हो? ब्रह्मपुत्र पे नहीं लगाना है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? यहां पर भी लोगों को गलती हो जाती है। यहां पर अगर कन्याकुमारी लिखा है तो कन्याकुमारी टिक लगा देते हैं। भाई अंडमान निकोबार में इंदिरा पॉइंट जो है ना वो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, ध्यान रखिएगा। अंडमान निकोबार में इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणतम बिंदु है। थार मरुस्थल कहां है? अब थार मरुस्थल की बात किया है तो राजस्थान राज्य में है। कौन सी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? अब यहां पर टिक आप लोग नर्मदा को लगा देते हो, जबकि गोदावरी एक ऐसी नदी है जिसे वृद्धगंगा या दक्षिण की गंगा के रूप में जाना जाता है। वृद्धगंगा या दक्षिण की गंगा के रूप में जाना जाता है। भारत में मानसून किस दिशा से आता है? तो भारत में जो मानसून है किस दिशा से आता है? दक्षिण पश्चिम। अब सर दक्षिण पश्चिम कैसे? तो आप देखो, ये भारत की हमने दक्षिण वाला एरिया बना लिया, तो इस टाइप में जो है आपके जो मानसून आता है वो दक्षिण पश्चिम मानसून आता है। और 1 जून को केरल तट से झमाझम बरसा देता है, एकदम बारिश कर देता है। तो भारत में मानसून की दिशा दक्षिण पश्चिम में, साउथ वेस्ट है। पृथ्वी का सबसे गहरी बाहरी परत कौन सी है? पृथ्वी की सबसे बाहरी परत, इस टाइप में अगर याद करना हो आप लोग थोड़ा सा, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत की बात की जाए कौन सी है? आप कहोगे क्रेस्ट है ना। ये ऊपर वाली भाग क्या हो जाएगा? क्रेस्ट हो जाएगा। फिर यहां पर क्या हो जाएगा? मेंटल हो जाएगा। फिर नीचे क्या हो जाएगा? कोर हो जाएगा। तो इस तरीके से याद करो, क्रेस्ट, मेंटल और कोर। अब इनके बीच में बहुत सारी ना डिस्कॉन्टिन्यूटी भी है ना। तो आपको मोह असमता कहते हैं, रैपिटी कहते हैं, गुटनबर्ग कहते हैं, नीफे कहते हैं, तो वो अलग एक मुद्दा हो गया है। भारत की सबसे बाहरी परत जो है आपकी क्रिस्ट है। अगर कहा जाता मध्य की परत कौन सी है? मेंटल है। और सबसे निचली परत कौन सी है? तो आपकी कोर है। किस देश को उगते सूर्य का देश कहा जाता है? तो जापान को। जिस तरीके से भारत में अरुणाचल प्रदेश को उगते हुए सूर्य का राज्य कहते हैं, उसी तरीके से जापान को उगते हुए सूर्य कहा जाता है।
बात की जाए विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, अभी भारत की पूछा था तो गंगा थी, लेकिन विश्व की सबसे लंबी पूछ ली जाए तो क्या कहेंगे, नाइल नदी है, जैसे हम नील नदी भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और नील नदी जो होती है वो दो नदी से मिलकर बनती है, एक श्वेत से और एक नीली से, तो इसीलिए इसको नाइल भी कहते हैं। तो नीली और नील, श्वेत एवं नीली से दोनों से मिलकर बनने वाली नदी को नील कहते हैं। और यही नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है। कहाँ बहती है, अफ्रीका में बहती है। कहां पर, अफ्रीका में बहती है, ध्यान रखिएगा। पृथ्वी का कुल जल का प्रतिशत कितना है, तो भाई 71% है। 71 पर जो है पृथ्वी पर जल ही जल देखने को मिलता है, लेकिन पीने योग्य जल जो है नहीं है। भारत में सबसे अधिक टी का उत्पादन कहाँ होता है, टी मतलब चाय का उत्पादन जो है भारत में सबसे ज्यादा कहाँ होता है, असम राज्य में किया जाता है। कौन सा राज्य चावल का कटोरा कहलाता है, एक ऐसा राज्य है जिसे चावल का कटोरा कहते हैं। चावल का कटोरा जो है छत्तीसगढ़ के राज्य को कहते हैं, छत्तीसगढ़ के राज्य को कहते हैं। कोयला किस प्रकार की चट्टान है, तो कोयला की बात करें तो अविषादी चट्टान है। कोयला कैसी है, कोयला अविषादी चट्टान की श्रेणी में जो है आती है। माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रृंखला में है, तो माउंट एवरेस्ट की बात की जा रही है, किस पर्वत श्रृंखला में है। अब देखो माउंट एवरेस्ट, एक बात आप लोग को थोड़ा समझना होगा। पहली बात तो माउंट एवरेस्ट जो है भारत में नहीं है। कहां पर, भारत में नहीं है। अब भाई सर है कहां, फिर नेपाल में है। कहां पर है, नेपाल में माउंट एवरेस्ट है। अब किस पर्वत श्रृंखला में आता है, हिमालय पर्वत श्रृंखला में आता है। एंडीज में तो नहीं, क्योंकि एंडीज कहां पर है, आपका दक्षिण अमेरिका में है। काराकोरम है भारत में, मतलब काराकोरम है भारत में, हिमालय में, लेकिन वो एक अलग पर्वत श्रृंखला है। लेकिन माउंट एवरेस्ट प्रॉपर जो है हिमालय में है, ठीक है। आल्प्स तो है ही नहीं। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, अब बात क्या कह रहा है, भारत का सबसे लंबा बांध है ना, सबसे लंबा बांध पूछ रहा है कौन सा है, तो आप सबसे लंबा बांध कहेंगे हीराकुंड बांध है, हीराकुंड बांध है। अच्छा एक क्वेश्चन बताओ आप लोग, किस नदी पर बना है हीराकुंड बांध और किस राज्य में है, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट करके बताना है हीराकुंड बांध किस नदी पर है, किस राज्य में स्थित है। लाल मिट्टी किसकी कमी होती है, लाल मिट्टी में भाई किसकी कमी पाई जाती है, नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। लाल मिट्टी में सबसे ज्यादा कमी जो है नाइट्रोजन की मिलती है। जैव मंडल का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा होता है, तो महासागर। भाई महासागर से बड़ा कौन सा क्षेत्र है भाई, कोई है, मान लो प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, है ना। अभी आपको बताया संपूर्ण पृथ्वी पर 71% पर जल है, तो महासागर ही महासागर है ना। तो जैव मंडल का सबसे बड़ा क्षेत्र जो है आपका और स्थायी क्षेत्र महासागर होता है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, वाटरफॉल्स। सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछ रहा है, कुचिकल है। कौन सी है, कुचिकल जलप्रपात जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात या वाटरफॉल्स के रूप में जानिएगा। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील है। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, साइंस की भी क्वेश्चन करना है ना, हाँ। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी की बात की है फीमर। फीमर मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी होती है। बात की जाए कौन दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो भाई बात की जा रही है जो मिल्क होता है उस मिल्क में एक अम्ल पाया जाता है, कौन सा पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। भाई ये क्वेश्चन ना पीसीएस वगैरह एग्जाम में बहुत आता है ना, तो याद रखो दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल को जो है पाया जाता है। मनुष्य में रक्त समूह की खोज किसने की थी, भाई ब्लड ग्रुप। किसकी बात की जा रही है, ब्लड ग्रुप की बात की जा रही है कि मनुष्य में ब्लड ग्रुप की जो खोज है वो किसके द्वारा की गई थी, कार्ल लैंडस्टेनर के द्वारा जो है की गई थी। कार्ल लैंडस्टेनर ने मनुष्य में ब्लड ग्रुप की जो है खोज की थी। कौन सी गैस हंसने वाली गैस होती है ना, हंसने वाली गैस की बात करें तो N2O। कौन सी होती है, N2O जो होती है हंसने वाली गैस के रूप में इसको जानते हैं। चलिए बात करेंगे पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, पेनिसिलिन की खोज की बात की जा रही है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के। ये अलेक्जेंडर वो नहीं है जो सोच रहे हो युद्ध वाला, है ना, ये दूसरे अलेक्जेंडर साहब हैं। तो पेनिसिलिन की जो खोज है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा जो है की गई थी। मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र क्या होता है, तो मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र है वो मस्तिष्क होता है। भाई मस्तिष्क ऐसी चीज होती है आपको पूरा हिला के रख दे, आपको पूरा हिला के रख दे और कठिनाई में आपको एकदम धैर्य के साथ खड़ा भी कर सकता है। तो मानव शरीर का नियंत्रण जो केंद्र होता है, जो रेगुलेट करता है, वो मस्तिष्क होता है। प्रकाश की गति क्या है, प्रकाश की गति की बात किया रहे 3 × 10 की पावर 8 जो होती है प्रकाश की गति होती है। अब देखो सेम सब कुछ लिखा है बट पावर जो है सब में अंतर है। तो 3 × 10 की पावर 8 जो होती है वो प्रकाश की गति होती है। बात की जाए कौन सी धातु द्रव रूप में पाई जाती है, एक ऐसी धातु है जो द्रव रूप में पाई जाती है, पारा। पारा देखा होगा आप लोगों ने, जो है द्रव रूप में पाया जाता है। लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल क्या होता है, तो 120 दिन। जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनका जीवन काल जो होता है कितना होता है, 120 दिन। रेड ब्लड सेल्स जो होती है उनका आरबीसी का जो जीवन काल है वो केवल 120 दिन होता है, ध्यान रखिएगा। ओजोन किसका रूप है, भाई ओजोन की बात की जा रही है, ऑक्सीजन का एक ग्रुप होता है ना, ऑक्सीजन का रूप होता है ओजोन। ऑक्सीजन हमें मतलब हमें
जीने के लिए प्रेरित करता है, वही ओजोन जो है हमारी सुरक्षा प्राप्त करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। तो ऑक्सीजन, ओजोन जो होता है ऑक्सीजन का ही रूप होता है। डीएनए का पूरक आधार ए का जोड़ा किससे होता है? तो आप कहेंगे टी से होता है। किससे? टी से होता है। कौन सा विटामिन सनसाइन विटामिन है? सनसाइन विटामिन कौन सा होता है? विटामिन सी, कहते हैं ना विटामिन सी, सनसाइन विटामिन कहलाते हैं उसको। सीपीयू का दिमाग क्या है? सीपीयू का दिमाग क्या कहलाता है? कंट्रोल यूनिट। क्या कहलाता है? कंट्रोल यूनिट कहलाता है। जैसे मनुष्य के शरीर में मस्तिष्क होता है कंट्रोल यूनिट, इसी तरह सीपीयू का दिमाग जो है कंट्रोल यूनिट कहलाता है। मस्तिष्क का रसायन किसे कहा जाता है? तो मस्तिष्क का रसायन जो है डोपामिन को कहा जाता है। साइंस वाले थोड़ा समझ पा रहे होंगे ना, डोपामिन को मस्तिष्क का रसायन जो है कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। परमाणु संख्या किससे निर्धारित होती है? जो परमाणु संख्या होती है वो प्रोटॉन से निर्धारित होती है। किससे? प्रोटॉन से निर्धारित होती है। इलेक्ट्रिक मोटर किस सिद्धांत पर काम करती है? इलेक्ट्रिक जो मोटर होती है वो चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर इलेक्ट्रिक मोटर कार्य करती है। पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण क्या है? पृथ्वी का गुरुत्व की बात किया है तो 9.8 ms की पावर 2 होता है। 9.8 ms की पावर जो है सेकेंड 2 होता है पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण, ध्यान रखिएगा। पौधों में भोजन कहाँ बनता है? तो पौधों में जो भोजन होता है वो पत्ती में बनता है। कहाँ बनता है? पौधों में भोजन पत्ती में बनता है, ध्यान रखिएगा। जीवाश्म ईंधन कौन सा है? जीवाश्म ईंधन की बात की जा रही है। कोयला एक जीवाश्म ईंधन के रूप में, भाई सोना तांबा हीरा थोड़ी ना है ना, ये तो पहनने वाली चीजें है भाई। तो जीवाश्म ईंधन जो है कोयला है। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? रेडियो धर्मिता की खोज की बात की जाए बैकेरल के द्वारा की गई थी। रेडियो धर्मिता की जो खोज है बैकेरल ने की थी। जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? अब जीडीपी का पूर्ण रूप पूछ रहा है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या कहते हैं जीडीपी को? ग्रॉस डोमेस्टिक जो है प्रोडक्ट कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद। हिंदी में बात की जाए सकल घरेलू उत्पाद जो होता है जीडीपी का फुल फॉर्म होता है, ध्यान रखना है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी, है ना, ब्रिटेन के समय ही आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। भारत में नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है? तो एसबीआई के पास तो है नहीं, है ना, वित्त मंत्रालय के पास भी नहीं है, कैंसिल। आरबीआई के पास भारत में नोट जारी करने का अधिकार है। महंगाई दर मापने का प्रमुख साधन क्या होता है? सीपीआई, कंज्यूमर है ना, सीपीआई कंज्यूमर आपका होता है महंगाई दर मापने का प्रमुख साधन के रूप में जाना जाता है। भारत का पहला पंचवर्षीय योजना क्या है? तो भारत की जो पहली पंचवर्षीय योजना है 1951 में जारी की गई थी, 1951 में। एमएसटी का संबंध किससे है? एमएसटी का संबंध जो होता है वो टैक्स चोरी करने से होता है। एमएसटी से संबंध जो है टैक्स चोरी करने से संबंध होता है इसका। भारतीय रुपया किस पर आधारित होता है? तो भारतीय रुपया भरोसा पर आधारित होता है। कहते हैं ना वचन देता हूं, वचन मतलब भरोसा है एक तरीके से, तो भारतीय रुपया जो है भरोसा पर आधारित है। बैंक किसको प्राथमिक क्षेत्र मानते हैं? तो बैंक प्राइमरी सेक्टर जो है किसको मानते हैं? आप कहेंगे कृषि क्षेत्र को। कृषि क्षेत्र को, एग्रीकल्चर क्षेत्र को जो है आपके बैंक जो होते हैं प्राइमरी सेक्टर मानते हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर है? तो वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन यूएसए में जो है विश्व बैंक का आपका हेडक्वार्टर या मुख्यालय है। नीति आयोग का गठन किसने किया था? तो नीति आयोग के गठन की बात की जा रही है, केंद्र सरकार के द्वारा नीति आयोग का गठन किया गया है। उत्तर प्रदेश का गठन किस नाम से हुआ था? उत्तर प्रदेश का जो गठन है संयुक्त प्रांत से हुआ था। अब यूपी के थोड़ा क्वेश्चन है जीके के, थोड़ा इनको भी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का जो गठन है संयुक्त प्रांत के नाम से हुआ था। यूपी का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? मंडल पूछ रहा है। यूपी का सबसे बड़ा मंडल जो है आपका मुरादाबाद मंडल सबसे बड़ा मंडल है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? बारहसिंगा। बारहसिंगा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो सारस, जिसे क्रोच भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे क्रोच भी कहते हैं। राजकीय पक्षी उत्तर प्रदेश का सारस है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो आप कहेंगे प्रयागराज। पूर्व का नाम इलाहाबाद था, जिसे सबसे बड़ा जनसंख्या के मामले में जाना जाता है। हिंदी साहित्य का त्रिवेणी किस शहर में स्थित है? तो आपके प्रयागराज में ही हिंदी साहित्य का त्रिवेणी शहर स्थित है। कुंभ मेला मुख्यतः कहां लगता है? अच्छा, कुंभ मेला आपको ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में लगता है। अब कुंभ मेला से संबंधित पहले क्वेश्चन समझो, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा तो बता दें, सब पता होगा कि सिर्फ प्रयागराज में लगता है। नहीं भाई, कुंभ मेला भारत में 4 जगह लगता है। कहां लगता है? तो बात की जाए सबसे पहले ऊपर से बात करेंगे, सबसे पहले हम ऊपर से बात करेंगे। आपका हरिद्वार में लगता है। कहां पर? हरिद्वार में लगता है। हरिद्वार में यह गंगा नदी पर लगता है, और गंगा नदी पर लगता है किस राज्य में लगता है? उत्तराखंड राज्य में लगता है। दूसरा आपका लगता है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, यह संगम पर लगता है, गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर लगता है। तीसरा आपका लगता है उज्जैन में लगता है। किस नदी पर लगता है? क्षिप्रा नदी पर लगता है, ये मध्य प्रदेश में लगता है। और चौथा आपका लगता है नासिक में।
नासिक में किस नदी पर लगता है? तो गोदावरी नदी पर लगता है। ये आपका लगता है महाराष्ट्र में। अब आप कहोगे सर 4 लगते हैं? बिल्कुल, भारत में 4 कुंभ के मेले लगते हैं, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन एवं नासिक। अभी हाल ही में प्रयागराज में लग चुका है, अब उज्जैन में 2028 में लगने का, उज्जैन में 2028 में लगेगा। तो ये नदियां कहां और किस राज्य में लगता है मैंने आपको बता दिया है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? अशोक। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष जो है अशोक है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो ऑप्शन रहेगा गोरखपुर, सभी को पता है। नेक्स्ट आता है, ये उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कुल सीटें कितनी हैं? कुल सीटों की बात किया तो 403 सीटें कुल विधानसभा में है। तो आज हमने यहाँ पर 100 क्वेश्चन कवर कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में कौन से 101 नंबर से करेंगे बात हम, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आप लोगों को खुद समझ में आ रहा होगा कि सर ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा रिवीजन के लिए पावरफुल है। तो ऐसे ही देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। साथ में पीडीएफ वगैरह आपको चाहिए हो किसी भी चीज की तो आप टेलीग्राम पर मैसेज कर देना या फिर कमेंट करके हमसे जो है ले सकते हो। तो आज के लिए अलविदा।